दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में फिर से भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ घोटालों का बोतल का जिन्न एक बार फिर से बार बार बाहर निकल आता है। वो फिर से बाहर निकल आया है जी। इस बार फिर से स्नातक स्तरीय जो भर्तियां हैं, जो बहुत सारे पदों के लिए निकाली गई थी, उसमें परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद ही लगभग 30 मिनट के बाद पेपर लीक हो गया था। उसके 3 पन्ने कहीं बाहर आ गए थे और जिस शख्स का नाम बताया जा रहा है उसकी बहन का पेपर था, तो उसने वो उसकी कोई जो परिचित थे तो उनको पेपर दिखाया, सॉल्व करने के लिए दिया गया। और उसके बाद जो वो प्रोफेसर हैं उनको जब शक हुआ कि जो इस परिचित ने वो पेपर मुझे सॉल्व करने के लिए दिया है, उसे शक हुआ कि हो सकता है ये पेपर लीक तो नहीं हुआ कहीं। तो उसने जो बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार, उनको सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है। तो बॉबी पंवार साहब ने कहा कि पुलिस के पास मत जाओ। वैसे उनको पुलिस के पास भी जाना चाहिए था। ये जो बॉबी पंवार साहब हैं उनका ये कहना भी उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब उचित अनुचित का तो कोई भेद रहा नहीं, क्योंकि उचित अनुचित का भेद होता है वो सीमाओं में के दायरे में होता है। जब कहीं नैतिकता रह जाती है, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे लोगों की आस्था रह जाती है, आस्था विश्वास के बाद अगर ऐसी चीजों की बातें की जा सकती हैं, लेकिन अब ऐसी चीजों का शायद विश्वास हट रहा है या विश्वास नहीं रह गया है। पुलिस प्रशासन के तमाम कारनामे जिस प्रकार से बाहर आ रहे हैं, और खुद पुलिस वाले भी, आधे से ज्यादा उत्तराखंड में पुलिस वाले फर्जी तरीकों से जब भर्ती हो रखे हैं, जिनकी ना फिजिकली फिट हैं वो, न वो मेंटली फिट हैं, न वो मतलब एजुकेशनल एकेडमिक रूप से ही फिट हैं, उसके बावजूद वो पुलिस में पैसे दे के भर्ती हो जाते हैं। क्योंकि सन 2002 में जब पहली बार उत्तराखंड में कांस्टेबल और पटवारी और बीडीओ भर्तियां शुरू हुई थी, उसी समय से वो संदिग्ध घेरे में आ गई थी। उसके बाद कुछ अधिकारी और कर्मचारी उस समय भी निलंबित हुए थे, लेकिन ये जो भर्ती घोटालों का जिन्न है वो बार बार बंद बोतल से बाहर निकल आता है, और वो बदस्तूर जारी ही नहीं रहा, लगातार वो बढ़ता रहा। और आज स्थितियां 2025 में आते आते ये हैं। कोई भर्ती उत्तराखंड में ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हो रही। कहीं पेपर लीक होते हैं, कई बार OMR सीट में हेर फेर होता है, कई बार सीधे रिजल्ट ही थमा दिया जाता, और उसके रेट जान के आप चौंक जाएंगे। अगर स्थितियां ये हैं कि अगर आपको सीधे खाली उपस्थिति दर्ज करनी है, यानी ब्लैक आंसर शीट रखनी है, और सीधे आपको आंसर शीट भरी भी जाएगी और आपके पक्ष में रिजल्ट भी आएगा, तो उस सिर्फ पटवारी की ही बात करें तो आपको तकरीबन 60 लाख रुपए से ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पेपर लीक करना है तो 15 लाख आपको देने पड़ेंगे। ये स्थितियां BDO BPDO जो तमाम पदों के लिए होते हैं, समीक्षा अधिकारी हो गया, चाहे कुछ भी हो, तो अगर जांच की जाए तो उत्तराखंड में जो आधे से अधिक कर्मचारी हैं या फिर पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग, आधे से अधिक, अगर उत्तराखंड गठन के बाद की बात की जाए तो आधे से ज्यादा जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, और नेता भी कहाँ के दूध के धुले हैं, वो भी सब भ्रष्ट तरीकों से जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो उत्तराखंड की ऐसी स्थिति होती ही क्यों। जो नालायक और वो हैं माफिया और अपराधी हैं वो नेता बने हुए हैं, और जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं या ईमानदार हैं, वो हाशिए पे हैं, उनका कहीं कुछ नाम ही नहीं है। वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तरों में यही हाल है, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, नगर निकाय हो, तमाम जगह ऐसे गुंडे, बदमाश और बेवकूफ भले पड़े हैं, जिनका कोई एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया, न जिनकी कोई ईमानदार छवि, न जो कभी व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों में डूबे हुए हैं, वही चुने जाते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। ये भी स्थितियां आती हैं। तो ये सभी जगह है, ये विधानसभा लोकसभा में भी है, ये नगर निकायों में भी है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऐसे नालायक लोग, ऐसे भ्रष्ट लोग चुनाव जीत के जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, जिनको संविधान का बहुत सौ पता, कुछ भी पता नहीं है उनको एक चीज पता है कि कैसे अपना घर भरना है
और पार्टियों के लिए फंड जुटाना है। सबसे पहले अपना घर भरना है, फिर 5 साल बाद अपने पद को बचाए बनाए रखना है। अगर अपने आप पद पे नहीं रहना है तो फिर अगले चुनाव के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं या अपने परिवार के किसी आदमी को उठाना है, पर कुर्सी नहीं छोड़नी है। वो राजा रजवाड़ों के जमाने गए, लेकिन आज भी वही प्रथा चल रही कि पहले मैं रहूं, उसके बाद अगली बार मेरी बीवी आए, बेटा आए, कोई और आए, मेरा रिश्तेदार आए, लेकिन रहे हमारे पास ही। यानी उन्होंने पद को, संवैधानिक पदों को या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी कठपुतली, अपनी घर की चक्की, अपनी बपौती बनाने की ही कोशिशें की हैं, वो बनाया जा रहा है। तो पेपर लीक होता है सब, लेकिन अब आंदोलन भी हो रहा है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आंदोलन आखिर अंतिम अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मैं बताऊं, मैं खुद उन लोगों से, हालांकि मैं कभी उस ढंग से नहीं मिला, उस रूप में नहीं मिला, लेकिन मिला मैं इनडायरेक्टली भी मिला, कई बार डायरेक्टली भी मिला, विदाउट न वो मुझे जानते थे, न चाहे वो बॉबी पंवार ही लगा लो। मैं 2018 में पहली बार उनसे तब मिला था जब उनके साथ पीसी पंत, उससे पहले भी पीसी पंत वाले प्रकरण से पहले भी 2018 में जब वो उद्यान भर्ती प्रकरण तमाम चीजें चल रही थी, तो उस समय उनका वो टेंट तंबू वगैरह लगा रखा था परेड ग्राउंड, जो मुख्य परेड ग्राउंड है वहां पे, उस समय भी मिला मैं। तो मेरी वहां पे कुछ और भी लोग थे, उनसे चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने क्या लगा रखे थे, वहां पे गाने लगा रखे थे, रात की बात है, वो कुछ स्पीकर वगैरह लगा रखे थे और कुछ जौनसारी गढ़वाली गाने लगा रखे थे, वही मतलब कुछ नाचने गाने वाले, और 2-4 युवा डांस भी कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि आप लोग ये नाच गाना क्यों कर रहे हो भाई? आप आंदोलन लड़ रहे हो या नाच गाने के लिए अलग जगह होती हैं, अलग सिचुएशन होती है, समय काल परिस्थितियां अलग होती हैं। आप यहाँ पे, अभी आपने देखा होगा 2-4 वीडियो ऐसी और आ रखी हैं, अभी जो आंदोलन वहां पे किया जा रहा है, वो कुछ लोग उस वहां थिरक रहे हैं। तो भाई जब आप थिरक रहे हो, नाच रहे हो, आप कोई भी हो, आप चाहे वो आप अभ्यर्थी हो न हो, उम्मीदवार हो न हो, आप राजनीति करने के लिए बीच में घुसे हुए हो या आप अभ्यर्थी ही हो, तो आपका क्या ये मंच, जिनकी पीड़ा है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको वास्तव में जो एक कठिन चुनौतियों से, एक दर्द से, बड़े संकट से, बड़े चुनौतियों से गुजर रहे हैं, क्या वो ऐसे नाच गाना करेंगे? और वो भी उस मंच पे, जिस मंच पे आपको बेहतर रणनीति बनानी है, बेहतर ढंग से और प्रिपरेशन करके एक अपने आंदोलन को अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है। तो मेरी 2018 में भी उनके जो पदाधिकारी हैं या वो भी हैं, जो भी हैं, उनसे बारे उनको शायद याद नहीं होगा, मैं भी प्रॉपरली ना उनको पहचानता हूं आज भी, और न वो मुझे प्रॉपरली पहचानते हैं। लेकिन मुझे ये चीज है कि अगर वो रात को बैठते वहां पे तो अच्छा होता कि वो एक प्रिपरेशन, रणनीति बनाते कि आंदोलन को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका मतलब वो भी आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि एक ही बार में अगर ये समस्याएं सॉल्ट आउट हो गई तो फिर उस पर राजनीति कैसे होगी, ये भी सवाल रह जाता है। तो हमारा उनसे, और जो तमाम लोग नाच गाना करते हैं वहां पे, और वहीं पे नहीं, अन्य मामले, अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर और उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार से लेकर तमाम जगहों में मैं भी मंचों पे रहा। कई बार तो मैं रात को भी रहा वहां मंचों पे, लेकिन कहीं जगहों मैंने ऐसे देखा कि 9-10 बजे के बाद वहां शराब पी जाती है, दिन में वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद आंसू बहाए जाते हैं, तो शाम रात को शराब भी पी जाती है, कभी कभार मटन चिकन भी आता है। तो मेरी इसीलिए वहां भी बहस हुई। अन्य जो मंच थे, वो चाहे अभ्यर्थियों का ही मंच नहीं है, बल्कि अन्य मंच भी जो थे, अन्य चाहे पार्टियों के थे या किसी संगठन के थे, संस्थाओं के थे या समुदाय के थे, उन मंचों पर भी मैं रहा हूं और कई बार तो रात को भी ठहरा हूं। लेकिन कई मंचों पे मैंने देखा कि रात को शराब खोरी की जा रही है, वहां पे मटन चिकन आ रहा है। तो मैंने कहा ये कैसा आंदोलन है यार? आप दिन में आंसू बहा रहे हो कि अंकिता बेटी के साथ ऐसा हुआ, भर्तियों में बेरोजगारों के साथ हितों पर कुठाराघात हुआ, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया, उनके लोकतंत्र का गला घोंटा गया, तमाम चीजों आप कह रहे हैं दिन में, लेकिन रात को ये सीन क्या चल रहा है? मेरा बॉबी पंवार एंड कंपनी से उस समय भी वही सवाल था कि आप यहाँ पे नाच गाने का ये स्थान है ही नहीं भाई। वाकई में जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, और वाकई में वो पीड़ा दंश जो झेल रहा है ना, उस पीड़ा
के साथ जो गुजर रहा है ना भाई साहब, आज के ज़माने में पढ़ा लिखा बेरोज़गार होने से बड़ी कोई भी पीड़ा नहीं है। और ख़ासकर अगर आप लोअर मिडिल क्लास या आप पुअर क्लास के हो, तो उससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान को न तो वो घर में खेती कर सकते, ये पहाड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, और जगह नहीं। हरियाणा पंजाब में लोग बेधड़क विदेशों से MBA करके, विदेशों से MTech BTech करके आते हैं और अपनी खेती करते हैं। उस टेक्नोलॉजी को, उस नॉलेज को अपने खेती में वो करते हैं। बाकायदा रतन टाटा थे जो दिवंगत हो चुके हैं, वो विदेशों से डिग्री लेके आए और अपना काम धंधा किया उन्होंने। मारवाड़ी लोग ऐसे करते हैं, अधिकांश पंजाबी ऐसे करते हैं। वो जो गुज्जर जाट लोग होते हैं वो क्यों न कर लें PhD MBA कुछ, और पद पे भी होने के बावजूद वो समय समय पे अपने खेती करने बीच में जब से उनको छुट्टियां मिलती आते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं। जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र है, और गढ़वाल में तो ज्यादा ही नहीं बोलते हैं गढ़वाली में कि बांझा पड़ी बस। लड़के की शादी भी तब होगी अगर वो चाहे 4th क्लास में ही है पर सरकारी नौकरी चाहिए। ये सिर्फ उत्तराखंड में ही है। तो आप कल्पना करो कि जिसने पढ़ाई कर ली और कैसे करके उसके घर वालों ने उसको कोचिंग करने के लिए भेजा, पढ़ाने के लिए भेजा, और उसके बाद अगर ये भर्तियां सब घपले घोटाले होते हैं तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। अगर उसके दिल पे कुछ गुजर रही है तो क्या वो नाच गाने हो सकते हैं मंच पे? नहीं हो सकते हैं। फिर मैं देख रहा था वो ऐसे वीडियो वो थिरक रहे हैं। मैंने उस समय भी बोला था, उसके बाद में वो उद्यान भर्ती नहीं हो रही थी या जो भी है उसमें बार बार वो टाल रहे थे उसको, या धांधलियां हो रही थी, या पदों को लेकर अन्य मंचों पे भी नहीं, हम कर्मचारियों के मंचों पे भी रहे हैं। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां, पदोन्नति में विसंगतियां, तमाम चीजों पे हमने बात रहे हैं। जब तक मतलब सक्रियता रहती है, तो सक्रियता थी एक दौर में, तो हम सारे मंचों पे रहे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के मामले हों, चाहे वो चमोली के मामले हों, या फिर वो राज्य स्तरीय देहरादून में ही हों, कहीं जगह रहे। लेकिन मुझे यही होता है कि बेरोजगार आंदोलन अगर कर रहे हैं, वाकई में उनके हितों पर कुठाराघात होता है और उनके हितों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। खासकर प्रतिभाशाली युवाओं के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास के जो किसी तरह से जोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं, उसके बाद कोचिंग करते हैं और उसके बाद नहीं निकलते हैं 10-10 12-12 घंटे की पढ़ाई के बावजूद, तो उनकी जो पीड़ा है ना, उनका जो दर्द है, तो वो तो थिरकने वाली तो बात ही नहीं आती है भाई, पहली बात। दूसरी बात, मैंने उस बार भी चर्चा की थी, अब 2018-19 की बात है, तो उसके बाद मैं मतलब वहां पे वो थोड़ा उलझने बैठ गई कि आप कौन हो, क्या बोलते हो, कौन हो आप कैसे बोल रहे हो। तो भाई मैंने कहा था कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन इसको जानने से बेहतर होगा कि आप लोगों रात को प्रिपरेशन करो, रात को स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे इस आंदोलन को और इन मामलों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, ताकि ये मामले, इनकी पुनरावृत्ति, पुनरोक्ति या इतिहास बार बार, त्रासदीपूर्ण इतिहास बार बार न दोहराया जाए। इसके लिए आप एक ही बार में रणनीति बनाओ, बेहतर रणनीति बनाओ, रात को स्ट्रेटजी बनाओ कि दिन में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा इस आंदोलन को अंतिम परिणति तक, अंतिम समाधान की दिशा में, निर्णायक और अंतिम समाधान और अस्थायी समाधान की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस चीज पे ध्यान दो। तो वहां पे 2-4 युवा थे, वो मेरे से उलझ पड़े। युवा थे या जो भी हैं, वो राजनीति कहते हैं या जो भी है, मुझे फिर मेरे से उलझ पड़े। उसके बाद मैं ज्यादा, मेरा वैसा कुछ जाना होता नहीं है। दूसरी बात ये है, ठीक है, आप अगर आंदोलन से, शिद्दत से आप आंदोलन कर रहे हो तो आंदोलन की बात होनी चाहिए। दूसरी मुझे सख्त नफरत इस बात से होती है कि आंदोलन, छात्रों का आंदोलन है ना, बेरोजगारों का आंदोलन है ना, उसको राजनीतिक मंच मत बनाओ भाई। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले अचानक से वहां से गुजरते हुए मैं देख रहा था, तो जब तक राजनीतिक लोग, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोग मंच को संबोधित कर रहे थे, वाकई में जो छात्र हैं और कैंडिडेट हैं वो चुपचाप बैठे हुए थे जमीन पर। अधिकांश जो मंच को संबोधित कर रहे थे, तमाम प्रकार की भाषणबाजी कर रहे थे, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के से ही जुड़े हुए लोग थे। तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, ठीक है, राजनेता शामिल रहें, लेकिन अपनी डोर, छात्रों को अपना आंदोलन अपने ढंग से, अपने तरीके से और अपना ही संगठन बनाना चाहिए भाई। छात्रों का कोई संगठन बनाया जा सकता है
और उन संगठन में वही लोग शामिल होना चाहिए वाकई में जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, जिनके साथ अहित हुआ है। वो तो चुपचाप बैठे हैं और मंच पे सारे राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग खाली भाषणबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब अगर जो युवा वर्ग है वो खुद अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने ही मंच के तले आंदोलन नहीं लड़ेगा, वो किसी दूसरे राजनीतिक मंच के तले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजनीतिक लोगों की पिछलग्गू बन के आंदोलन लड़ेंगे, तो फिर वो जो राजनीतिज्ञ हैं या राजनीतिक छवि के लोग हैं वो तो सिर्फ उपयोग करेंगे ना आपका, सिर्फ आपका उपयोग करके वो अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे या जो भी बढ़ाएंगे। वो तो सिर्फ आप तो उनके एक मोहरे बन के रह जाओगे, या आप को ही सिर्फ वो बनाया जाएगा, मतलब आप तो उनके हितों के पोषक बन जाओगे, या फिर आपका ही वो उपयोग किया जाएगा। ये स्थितियां आती हैं। तो क्यों ना जो आंदोलन आप लड़ रहे हो अपने तरीके से लड़ो। और अगर आप इंडिया में रहे और कोशिश ये करो कि सिर्फ राजनीतिक रूप देने के बजाय सॉल्ट आउट समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसा देख रहे बन जाओगे, या फिर वो जो मैं थिरकने वाली बात बोल रहा था ना, मैं उसका वीडियो आपको दिखाता हूँ एक। ये देख लो आप, ये शायद अभी बंद हो गया। ये देख लो आप, ये आंदोलन का मंच है कि नाच गाने का मंच है, ये देख लो आप। और ऐसे में क्या कोई आंदोलन अंतिम नतीजे तक पहुंच पाएगा, अस्थायी और निर्णायक समाधान की दिशा में आगे पहुंच पाएगा या नहीं? क्या आंदोलन ऐसे लड़े जाते हैं कोई बड़े मिशन के लिए? ये मैं फिर आपको दोबारा दिख रहा हूं, देख लीजिए। आप देख रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी प्रकार से इनको राजनीतिक रूप न दिया जाए, पहली बात। और दूसरी बात निकल के ये सामने आती है कि भाई एक चीज है, जो तमाम आंदोलन वगैरह लड़े जा रहे हैं, तो तो उनको लेकर जो तमाम चीजें वो आ रही हैं राजनीतिक, खासकर मैं इसलिए बता रहा हूं कि छात्रों को आंदोलन अगर लड़ना ही है, अपने दम पे लड़ें, अपने ढंग से लड़ें, अपने तरीके से लड़ें, अपने मतलब कह सकते हैं कि अपने दम पर लड़ें। अगर वो राजनीतिक पार्टियों में, मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं वाकई में जिनके साथ ज्यादती हुई है, तो वो आक्रोश आदमी के अंदर का जो लावा है ना, अगर वाकई में उसको पीड़ा है, वाकई में उसको दर्द है, वो लावा तो बाहर फूट ही पड़ता है ना, वो आक्रोश बाहर फूट पड़ता है। लेकिन बेरोजगार जो है वो अभ्यर्थी चुपचाप बैठे हुए हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग मंचों को लगातार संबोधित कर रहे हैं। हर जगह यही हो रहा। ये चल क्या रहा है भाई? अगर मैं फिर बेरोजगार भाइयों से, अभ्यर्थियों से और जो भी छात्र हैं उनसे मेरे एक विशेष अनुरोध है, विशेष गुजारिश है, विशेष अर्ज है कि आप लोग अपना आंदोलन, अगर वाकई में आपको दर्द है, वाकई में आप ईमानदार हैं, प्रतिबद्ध हैं और आप चाहते हैं एक स्वच्छ, स्वस्थ, प्रगतिशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी उत्तराखंड, देश प्रदेश की स्थापना करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको खुद को ईमानदार होना पड़ेगा। अगर वाकई में आपके अंदर गुस्सा है, वाकई में आपके अंदर वो पीड़ा है, वाकई में आपको अपने तात्कालिक और दूरगामी हितों को लेकर आप वो हैं, तो आप सर नीचे करके मत बैठिए, सिर्फ भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप अपने आंदोलन को अपने तरीके से, अपने ढंग से खुद लीड करें भाई।
आप राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों को क्यों आगे अपने आगे खड़े करते हो, क्यों उनके कंधे पे बंदूक रख के आप आंदोलन लड़ने की बात करें। इसीलिए ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार ये चाहे राष्ट्रीय स्तर पे है, उत्तराखंड में तो ज्यादा ही है, बार बार OMR सीट में हेर फेर हो रहा है, रिजल्ट में हेर फेर हो रहा है, बैकडोर से नियुक्तियां हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन रुकी हैं ये आज तक बताओ, बल्कि बढ़ी हैं और बढ़ रही। तो ऐसा क्यों हो रहा भाई? अगर आप वाकई में जो कैंडिडेट्स हैं या फिर स्टूडेंट है वाकई में अगर वो प्रतिबद्ध है, उनमें गुस्सा है, आक्रोश है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वो अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ईमानदार हैं, वो तो क्यों अपने ढंग से, अपने तरीके से और अपने दम पे खुद को लीड करते हुए क्यों वो आंदोलन नहीं लड़ते हैं? क्यों वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के पिछलग्गू बन के अपनी डोरी, उनके अपने कमान उनके हाथों में सौंप के उनको आगे खड़े करके अग्रिम पंक्ति में वो क्यों ये आंदोलन लड़ते हैं? और ऐसे आंदोलन अगर सिर्फ राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक लोग आपके मंचों पे आए, लेकिन वो लीड न करें। लीड आप खुद को, आपको खुद को लीड करना पड़ेगा भाई। आपका अंजाम तक तभी पहुंचेगा, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी बड़ा मिशन हो, वो अगर आपको उसको अस्थायी, निर्णायक और अंतिम समाधान तक पहुंचाना है, कुछ भी हो, तो आपको खुद अपने दम पे, अपने ढंग से और अपने बैनर तले ही वो चीजें लीड करनी पड़ेगी। नहीं तो आप सिर्फ आपका राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो आपके मंचों का भी उपयोग करते हैं और आपकी भीड़ का भी उपयोग करते हैं, उनके द्वारा आपका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुत्सित, संकीर्ण और क्षुद्र और निकृष्ट राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया जाएगा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो या राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जो भी लोग हो, आज तक यही किया गया। जब जनता ने, जब छात्रों ने, जब युवाओं ने अपने आंदोलनों की, अपनी समस्याओं की, अपने आक्रोश की, अपने साथ जो नाइंसाफी हुई है उसकी बागडोर जब भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों और राजनीतिक संगठनों को सौंपी है, उनको आगे फ्रंट लाइन पे उनको किया है, अपना नेतृत्व उनके हाथों में दिया है, वो उन पार्टियों के लिए और राजनीतिक छवि के लोगों के लिए भले ही फायदेमंद हुआ हो, लेकिन आज छात्रों के लिए वो उतना फायदेमंद हुआ नहीं। अगर ऐसा होता, छात्र या बेरोजगार सड़कों पे नहीं होता और वही कहानी बार बार नहीं दोहराई जाती और आज कल परसों में ये बरसों नहीं लग जाते कि आज बदलेगा, कल बदलेगा, ये स्वच्छ, पारदर्शी, प्रगतिशील, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, कल परसों में बरसों बीत गए, दशकों बीत गई, तारीखें बदल गई, साल बदल गए और पार्टियां भी बदल गई, राजनीति के कहीं चेहरे बदल गए, कहीं नकाब निकल गए, कहीं नकाब ओढ़े गए और कहीं मुखौटे राजनीतिक संगठनों द्वारा भी और राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। कब ये कौन से नकाब और मुखौटे पहन लें कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब गिरगिट की तरह रंग बदलें और कब किस पक्ष में खड़े हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप इनकी कोठपुतली क्यों बनते हो भाई? इन्होंने जब लोकतंत्र को, संविधान को, देश की आजादी को, देश के संसाधनों को, सबको अपना कठपुतली, अपनी बपौती, अपनी चक्की बना दिया है और आपको एक ऐसे सपनों का सौदागर बनके और एक लोकतंत्र को एक तमाशे ड्रामे में तब्दील करके और एक नौटंकी बनाकर उन्होंने आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में, भर्मजाल, भंवर जाल और भूल भुलैया में फंसा दिया है कि आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। आप हमेशा मदद की गुहार उन्हीं से लगाते हो। कैसे मदद करेंगे वह? जैसे भारत की आम जनता है, वो अगर 1000 सालों तक लुटी पिटी है तो वो बोलती है कि हम क्या सुधार करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब वो कोई भगवान ही आएगा। अन्य देशों में तेजी से परिवर्तन हुए हैं। यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण के बाद 200 सालों में वो सुपर पावर बन गए। अधिकांश यूरोपीय देश हैं वो विकसित भी हैं, सुपर पावर भी हैं, वो हर रूप में, समग्र रूप से, बहुआयामी, बहुउद्देशीय रूप से और हर फील्ड में। हम आज भी उनके पिछलग्गू हैं। जो भारत सबसे पुरातन संस्कृति का देश है, सभ्यता, संस्कृति और इतिहास महानतम रहे हैं। कभी भारत हर चीज का सेंटर रहा है, केंद्रीय भूमिका में रहा है भारत दुनिया में, आज नहीं गुप्त काल तक।
लेकिन आज ऐसी स्थितियां क्या आ गई कि अमेरिका हम पे H1B वीजा में $1,00,000 करता है और हम फिर भी उसके सामने नतमस्तक रहते हैं। वो हम पे टैरिफ लगाता है, वो हमारा चाबहार एयर सी पोर्ट को बंद करने की धमकी देता है, वो तमाम प्रकार से हमें घेरने की साजिशें रचता है, फिर भी हम नतमस्तक हैं, उसके पीछे भागने और पिछड़ों बनने के लिए मजबूर हैं यूरोपियन देश। लेकिन उन देशों ने क्या किया, 1800 के बाद वहां क्रांतियां हुई, पुनर्जागरण हुआ, वैचारिक क्रांतियां हुई, औद्योगिक क्रांतियां हुई। सिर्फ 200 सालों में, सिर्फ 200 सालों पहले उस देश में गरीब भूखे नंगों का देश हुआ करते थे। वो सारे यूरोपीय देश, खाड़ी देश हों या फिर अमेरिकन लैटिन अमेरिकी देश हों, ऐसा क्या हो गया कि वहां 200 सालों में ही सब कुछ बदल के रख दिया और आज वो सुपर पावर है हर रूप में। तो वहां की जनता ऐसे इंतजार नहीं करती कि यहाँ रामकृष्ण मेरे घर में नहीं होना चाहिए, और हमें बचाने के लिए भी रामकृष्ण बचाने के लिए तो उम्मीद ऐसे ही रखते हैं कि जो व्यवस्था परिवर्तन होगा, इतिहास त्रासदीपूर्ण इतिहास को मिटाने के लिए और नए और अच्छे इतिहास को बनाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो हम नहीं होंगे, ना हमारे परिवार में कोई ऐसा जन्म लेना भी नहीं चाहिए। तो ये चीजें अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। किसी प्रकार से हम तो कहते हैं कि अगर ये वाकई में बेरोजगारों की लड़ाई है, उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने परीक्षाएं दी है, उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने 10-10, 20-20 साल पढ़ाई की है, तैयारी की है, वो खुद लड़े ना अपनी लड़ाई। वो किसी की, मैं कई बार देखता हूं कि वो बोलने के लिए तैयार नहीं है मंचों पे। भाई जब तुम में आक्रोश है ही नहीं, पीड़ा है ही नहीं, दर्द है ही नहीं, वो तो जो वास्तविक पीड़ा होती है, वास्तविक लावा होता है, वो अपने आप फूटता है भाई। जब वो फूटता है उसका सैलाब तो सारी भ्रष्टाचार को, भ्रष्ट व्यवस्था को एक झटके में बहा देता। अगर वाकई में आपके अंदर लावा होता, आपके अंदर आक्रोश का लावा दबा होता, वो ज्वालामुखी की तरफ फूटता, तो मतलब ही नहीं था कि इतने सालों से लगातार 23-24 साल से, जब से उत्तराखंड में पहली बार 2002 में ये भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, सारी भर्तियां फिक्स, सारी भर्तियों में कहीं पेपर लीक, OMR सीट में हेर फेर, आंसर सीट में हेर फेर, उपनल के बैक जो आउटसोर्सिंग से भर्तियां होती उनमें हेर फेर, बैकडोर से तमाम भर्तियां हो रही हैं। ऐसा होता क्या? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ये त्रासदीपूर्ण जो इतिहास है भर्ती घोटालों का, वो फर्जीवाड़ों का, वो बार बार क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप निर्णायक अंतिम रूप से, जब आप मंच पे नाच गाना करोगे तो आपका आंदोलन निर्णायक रूप से, अंतिम और अस्थायी रूप से समाधान की दिशा में कैसे बढ़ेगा भाई? और दूसरा, आप बोलते क्यों नहीं? अपना मंच संभालिए, खुद बोलिए। आप मुंह लटकाए हुए, मुंह झुकाए हुए आप आंदोलन लड़ते हो, आपके मुंह से ढंग की आवाज नहीं निकल सकती है। आपने लगाम पकड़ा रखी है तमाम राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों के हाथों में। वही आप नारे भी लगा रहे हैं, वही भाषणबाजी भी कर रहे हैं, वही रैली के आगे तमाम आपकी हितैषी बनने का मुखौटा या नकाब या चोला ओढ़े हुए आपके आगे आगे चल रहे हैं। वही सरकार के नुमाइंदों से बात भी कर रहे हैं, और आपको ये है कि बस हमारा काम हो जाए। बस ये आंदोलन नहीं होता मेरे भाइयों। आंदोलन में वो आग होती है, वो लावा होता है, जब वो फूटता है, उसका सैलाब जब निकलता है, तो फिर वो भ्रष्टाचार की आंधी को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद खत्म कर देता है, तबाह कर देता है, बहा के ले जाता है, पूरी तरह से सफाया कर देता है। और वो लावा आपके अंदर है नहीं, क्योंकि 2018 में भी मैं देख रहा था, उसके बाद भी तमाम देखे हमने, जो भी तमाम आंदोलन हुए या आपकी साथ नाइंसाफी हो रही है, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। आप तो सिर्फ वहां 2-4 दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद की भीड़ में खड़े होते हो, आपको लीड कर रहे हैं, आपको चला रहे हैं। आपके आंदोलन के आगे जो फ्रंट लाइन में है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब होता है। आपको ये लगता है कि आप उनका, वो आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो आपका सिर्फ भीड़ का यूज कर रहे हैं भाई, और उससे ज्यादा उनका कोई वो नहीं है। कल को उनको ही सरकार में ऑफर मिल जाए, टिकट मिल जाए, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी से मिले या विपक्षी पार्टी से मिले, तो वो तो हाथों हाथ लेंगे ना उसको एक अवसर बना के। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप अपने लड़ाई सबसे पहले, जब तक आदमी अपनी लड़ाई
अपनी जंग खुद अपने तैयार नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता भाइयों। तब तक अंतिम रूप से समाधान की दुनिया में, मैं सिर्फ यही बात नहीं है, दुनिया में कोई भी मिशन हो, चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट हो या मिशन हो, उसको खुद अगर आप लीड करने के लिए तैयार नहीं है, खुद जवाबदेही, जिम्मेदारी, जागरूकता के साथ अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी यानी लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो फिर तो आप लगा लो कि ये ऐसे चलते रहेंगे सरकार के बेलगाम। आपको क्या लगता है ये भर्ती घोटाले हाकम सिंह करता है क्या? भाई हाकम सिंह के आका तो बहुत हैं भाई पर्दे के पीछे से, ये 2002 से जो हो रहे हैं, ये हाकम सिंह तो पकड़ा जा रहा है, वो बदनाम हो गया ना, जो बदनाम हो गया, जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी सारे तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद, नाजायज औलाद हैं वो, और क्या है। हाकम सिंह जैसे दर्जनों सैकड़ों भर्ती माफिया हैं उत्तराखंड में, जो 2002 से लगातार करोड़ों अरबों रुपये छापते रहे, लेकिन आपको क्या लगता है क्या करोड़ों अरबों रुपये वो खुद खाते हैं? नहीं जी नहीं, उनको सिर्फ 10% मिलता है। बाकी जो ये घपले घोटाले हैं वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग ही करते हैं। फिर से नोट कीजिए, फिर से सोचिए, समझिए, इस बात को गंभीरता से लीजिए कि उनके असली मगरमच्छ जो होते हैं, असली आका होते हैं या गुरु घंटाल होते हैं या असली मालिक होते हैं, वो मंत्री संतरी ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जी। इस बात को आप समझिए। हाकम सिंह उतना बड़ा अपराधी है नहीं, या हाकम सिंह जैसे दर्जनों सैकड़ों जो जिनके नाम ही उजागर नहीं होते हैं, इंस्टीट्यूट तक हैं कहीं भाई। पिछली बार भर्ती प्रकरण में यही देहरादून करणपुर में तो कुछ इंस्टीट्यूट भी पकड़े गए थे, हल्द्वानी उस साइड में कई इंस्टीट्यूट के मालिक संचालक भी पकड़े गए, लेकिन वो भी असली गुनाहगार नहीं है। ये जो खेल खेला जाता है या खेला जाता है बहुत बड़ा, ये करोड़ों अरबों की भर्ती इंडस्ट्री है। ये बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नहीं, बल्कि बेरोजगारों के नाम पे पैसा कमाने के लिए, चाहे वो फॉर्म भरने के माध्यम से हो, वो पैसे पे करने के रूप में हो, कि वो फॉर्म भरने थे वो तो ओपनली होता है, बाकी बैकडोर से तो है ही कि पेपर चाहिए आपको लीक 15 लाख दो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे नियुक्ति पत्र चाहिए, आपको सिर्फ पेपर देने के लिए हाजिर होना है, OMR सीट कुछ नहीं भरनी है, सिर्फ अपना नाम रोल नंबर भरना है, बाकी वो सारा रिजल्ट वहां बन जाएगा। उसके लिए 60 लाख दो, 80 लाख दो, 1 करोड़ दो, आपके सीधे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। या जो ओपनल आउटसोर्सिंग से होते हैं बैकडोर से, ये स्थितियां हैं। तो इसमें सच्चाई तो ये है कि इसमें कई मंत्री संतरियों का और नौकरशाहों का ही हाथ होता है, संबंधित विभाग के सचिव स्तर से लेकर और पता नहीं कौन कौन ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह और मंत्री संतरियों की इसमें मिली भगत होती है। असली गुनाहगार वही है, पर्दे के पीछे से जो असली मगरमच्छ हैं, असली भेड़िए हैं, या लोकतंत्र की चोला ओढ़ के जो लोकतंत्र की चोले के पीछे हुए छुपे हुए जो भेड़िए हैं, वो उनका नकाब कहीं उतर नहीं पाता, वो कभी बेनकाब हो नहीं पाते हैं। उनका पर्दे के पीछे जो ये सारा साजिशें रचते हैं, उनके पर्दा कभी गिरता नहीं है, उनका पर्दाफाश कभी हो नहीं पाता है। पकड़े जाते हाकम सिंह, और हाकम सिंह ही वही लोग बोलते हैं यही सरगना है, असली सरगना वही है, मंत्री संतरी जो इन कामों में संलिप्त रहते हैं, लेकिन उनका कभी नाम नहीं आता है, क्योंकि उनका बोला रहता है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर लूं, मेरी बात सुन लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई हैव अगेन रिपीट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज बी noted me lot. पॉइंट इज दिस कि दरअसल जो हाकम सिंह होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो एक बिचौलिया पुल होता है ना, जैसे 2 सिरों को जोड़ने वाला या 2 मंजिलों को जोड़ने वाली जो सीढ़ियां होती हैं या ब्रिज होता है, वो ब्रिज का काम करते हैं। उनसे ये बोला जाता है कि हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, तुम ये लेन देन का काम, तुम जैसे पुल से इधर उधर जाने का, सामान पहुंचाने का काम होता ना, आप कर लेना ये सारे काम। 10% आप, मतलब 100 करोड़ मिल गए तो 10 करोड़ आपके हो गए, बाकी 90 करोड़ सचिव मंत्री संतरी जो है या उनके जो भी उनके साथी साजिश
षड्यंत्रों में जो भी हम प्याला हम निवाला रहते हैं, वही सवाल आ रहा है कि हाकम का असली हाकम कौन है, कौन हाकम जैसे दर्जनों सैकड़ों भर्ती माफियाओं के या दलालों के असली आका कौन है, असली हाकिम कौन है, असली गुरु घंटाल कौन है, इनके असली मालिक कौन है। ये जो कुत्ते इन्होंने छोड़ रखे हैं जगह जगह, इन कुत्तों के असली मालिक कौन है, इनका असली जो महाकुत्ता है ना वो है कौन। आज तक क्यों एक तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, कहीं सरकारें बदल गई, 2002 से ये प्रकरण चल रहे, कहीं होंगे। तो हाकम सिंह जैसे लोगों को बोला जाता है कि ठीक है तेरे नाम पहले तो फंसेगा नहीं, फंस जाएगा। हाकम सिंह आज से सक्रिय नहीं था, 2016 से ही वो फिक्स कर रहा था। वो पकड़ा गया बमुश्किल 2020 के आसपास, वो बमुश्किल 2022 में पकड़ा गया, वो 2023 में, सॉरी 2022 में पकड़ा गया। पता नहीं कितने सालों तक कितने को उसने भर्तियों को फिक्स किया। प्रमोशन, अटैचमेंट, ट्रांसफर में भी ये सारी चीजें चलती हैं, धड़ल्ले से चलती हैं, और उनका ज्यादातर हिस्सा मंत्री संतरियों को, नौकरशाहों को ही जाता है। अब जो ये हाकम सिंह ही नहीं, मैं बोल रहा हूं सैकड़ों दलाल सक्रिय हैं जो कभी पकड़े ही नहीं जाते। नेताओं के, मंत्री संतरियों के, नौकरशाहों के जो दलाल हैं जो छोड़ रखे हैं उन्होंने, वो सैकड़ों में हैं, वो कभी पकड़े नहीं जाते। वो इंस्टीट्यूट के संचालक हो सकते हैं, वो पदों पे रहने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, वो पुलिस वाले हो सकते हैं, वो सिविलियन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनसे यही बोला जाता पहले तो तुम पकड़े नहीं जाओगे, 5-6 साल में अगर पकड़े भी जाओगे तब तक करोड़ों अरबों तुम भी कमा लोगे, हम भी कमा लेंगे। पकड़े भी जाओगे इत्तेफाक हम, तो एक काम करना, हो हल्ला होगा तो 2-3 महीने के लिए तुम्हें बंद कर देंगे अंदर, उसके बाद जैसे मामला ठंडा होगा हम तुम्हें छुड़ा देंगे। ये पहले भी हुआ है। 2002 में जब कांस्टेबल और पटवारी भर्ती घोटाला हुआ था, उस समय कई लोग निलंबित भी हुए थे। उनमें से एक थे SK लांबा, जिलाधिकारी थे पौड़ी के, उनको निलंबित किया गया था। लेकिन 6 महीने, मेरे ख्याल से 1 साल बाद फिर न सिर्फ उनको बहाल किया गया बल्कि उनका प्रमोशन किया गया। फिर यही इनके साथ भी होता है। हाकम सिंह जैसे लोग हैं, पहले तो वो पकड़े नहीं जाते हैं, पकड़े जाएंगे तो उन्हें यही कहा जाता है कि बस होना क्या है, 2-4 महीने रह लेना भाई जेल में, अपने मत्थे ले लेना भाई, हम तेरे पीछे खड़े हैं ना, 2-3 महीने बाद उन्हें छुड़वा देंगे जी। तो ये चलता है। गुनहगार असली जो पर्दे के पीछे से जो ये तमाम खेल खेले जाते हैं, या बेरोजगारों के साथ गरीब, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो मेहनती या प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके हितों पे जो कुठाराघात किया जाता है और उनका जो ये इस प्रकार से त्रासदीपूर्ण इतिहास बार बार दोहराया जाता है, उसका असली गुनाहगार तो पर्दे के पीछे ही छुपे रहते हैं। और असली गुनाहगार तो लोकतंत्र की खाल के पीछे ही छुपे रहते हैं, भेड़िए के रूप में, मगरमच्छ के रूप में, और माध्यम बनाया जाता है हाकम सिंह जैसे। लेकिन जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनमें आक्रोश सतही है, उनमें आक्रोश उस लेवल का मैंने देखा नहीं। मैं 2018 की बात कर रहा हूं, मैं तो कई बार ना मुझे कोई पद पाना था, ना मैं कभी ऐसे ही, लेकिन मैंने देखा अंदरूनी स्थितियां, तो मेरी समझ में नहीं आया कि भाई वाकई में अगर आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है तो आपके अंदर की ज्वाला, आपके अंदर का विस्फोट जो ज्वालामुखी है, आपके अंदर जो तूफान पल रहा है, वो सैलाब बन के इस भ्रष्ट व्यवस्था को हमेशा के लिए मिटा क्यों नहीं देता है? आप क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं? क्यों आपके मंच का संभालते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग जिनको अपनी राजनीति चमकानी होती है? नारेबाजी वही करते हैं, भाषणबाजी वही करते हैं। आप मुंह लटकाए हुए, मुंह झुकाए हुए क्यों चले जाते हैं? भीड़ का हिस्सा बन के या भेड़ तंत्र का हिस्सा बन के आप चुप क्यों रह जाते हैं? वाकई में नाइंसाफी हुई है तो कोई भी चीज कुर्बानियां मांगती हैं भाई। बिना कुर्बानी दिए हुए कुछ नहीं हो सकता। ना तो फ्रांस की क्रांति होती, न रूस की क्रांति होती, न अमेरिका की क्रांति होती, न चीन की क्रांति होती, न जर्मनी की क्रांति होती। वहां क्रांति हुई है, लाखों लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं,
तब जाके वो आज सुपर पावर है वो देश हर मामले में। वहां भारत में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख है तो वहां प्रति व्यक्ति आय करोड़ों में है। हर प्रकार से संपन्न है, वो सुखी है, संपन्न है, प्रदूषण नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छी जीवन शैली है, अच्छे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई लेवल पे हैं। सिर्फ 150-200 सालों में उन लोगों ने वो कर दिखाया। तो उन्होंने खुद ही लीड किया। ऐसा नहीं कि आंदोलन है, अभ्यर्थियों का लीड कर रहे हैं उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग। तो इसलिए फिर से मेरा जाते जाते चूंकि अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, तो आप सभी जो भी बेरोजगार भाई हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है लगातार, वाकई में अगर आपके अंदर आक्रोश है, वाकई में आपके अंदर अगर इस चीज का पीड़ा है, दंश है, और वाकई में अगर आप इस चीज को, इस भ्रष्ट व्यवस्था को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो आपको खुद अपने ढंग से, अपने दम पे, अपने तरीके से, अपने कंधों पे अपनी जवाबदेही, जागरूकता के साथ अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करते हुए इस आक्रोश को सतही तौर पे नहीं बल्कि गंभीरता से सभी प्रकार से, सभी मंचों के द्वारा, विभिन्न मंचों और विभिन्न स्तरों के द्वारा एकजुट, एकमत होके लड़ना पड़ेगा। किसी के कंधे पर बैठ के या किसी का पिछलगू बन के कुछ होने वाला है नहीं, वरना ये त्रासदीपूर्ण जो इतिहास है भ्रष्टाचार के जो काला साम्राज्य है, भ्रष्टाचार का ये जो काला इतिहास है, वो बार बार दोहराया जाता रहेगा और दोहराया ही नहीं जाएगा बल्कि और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए आप सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए और जागरूकता के साथ जवाबदेही, खुद की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते हुए खुद अपने दम पे, अपने तरीके से ये जंग लड़िए। और इस मैदानी जंग में आप खुद ही अर्जुन, खुद ही कृष्ण बन के कूदिए। तो फिर देखो आपका जो सैलाब, आपके जो तूफान, आपके अंदर जो तूफान है, जो सैलाब है, और वो तूफान कब सैलाब बन के पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को मिटा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर वो होना भी तो चाहिए आपके अंदर भाई, तब जाके तो कुछ होगा। तो बहरहाल इस चीज को समझिए, और हमें अपेक्षा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आंदोलन को सतही न लड़ने के बजाय, चुप रह के, मुंह लटकाने के बजाय न लड़, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है वो खुद अपना मंच बनाइए, खुद आगे आइए, खुद अपने दम पे, अपने तरीके से एकजुट, एकमत होके लड़िए। अगर ये वाकई में अभ्यर्थियों की लड़ाई है तो अभ्यर्थियों को ही लीड करना चाहिए ना, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों को क्यों लीड करना चाहिए भाई ये आंदोलन? वो आए, लेकिन वो आंदोलन को सपोर्टर के रूप में आए, न कि वो केंद्रीय भूमिका में आए। वो लीड ना करें, लीड आप लोगों को करना है। भाई आप क्यों मुंह लटकाए हुए वहां बैठे रहते हो, मुंह लटकाए हुए पीछे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए निकल, आपके मुंह से तो ढंग से जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं निकलता है। ऐसे में कैसा आंदोलन, कैसा? और मंचों पर दो चीजों का मैं जाते जाते बता रहा हूँ। एक तो मंचों पे नाच गाना नहीं होना चाहिए, ठीक। रात को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन में वो कर रहे हैं और आपके साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग रात में रह रहे हैं, बोल रहे हैं सब दारू भी मंगाओ, जरा मटन चिकन भी मंगाओ और थोड़ा बहुत नाच गाना भी करो। ये 2018 में देखा है मैंने उसी बेरोजगार संगठन के, वो भी मुझे लगता है कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही प्रेरित लगता है मुझे। तो शुरू में मुझे विश्वास भी था, लेकिन अब तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि रात को तो वो जो अभ्यर्थी रहते हैं, स्टूडेंट हैं, वो निकल जाते हैं, बाकी वही रह जाते हैं संगठन से जुड़े हुए लोग। फिर वो उनका क्या रहता है कि कई संगठन तो ऐसे देखे मैंने, रात जलते ही 9-10 बजे फर्स्ट क्लास वो मटन चिकन और वाइन आ जाती है। फिर दूसरे दिन फिर छात्र इकट्ठा हुए, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, फिर भाषणबाजी की, फिर नारेबाजी की, और फिर रात को रास रंग में डूब गए। तो छात्र हैं, छात्रों का अपना मंच होना चाहिए भाई। छात्र का जो संगठन है वो अपना संगठन होना चाहिए, अभ्यर्थियों का अपना संगठन होना चाहिए। संगठन में जो अभ्यर्थी नहीं है वो नहीं होने चाहिए, जो अभ्यर्थी है वही होने चाहिए। छात्र संगठन में वही लोग होने चाहिए वाकई में जो छात्र संगठन बना रखे हैं, बेरोजगार
संगठन बना रखे हैं आपने और लीड कर रहे हैं उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि के ऐसे लोग जो न तो खुद अभ्यर्थी हैं न कभी पेपर देते हैं और जो न ऐसे गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने ये पीड़ा झेली हो कि कैसे उनके माँ बाप घुट घुट कर एक एक पाई जोड़ के अपना पेट मार के अपना गला काट के वो अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए, कोचिंग के लिए। ये तमाम राजनीतिक संगठन के जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ ऐसी त्रासदीपूर्ण स्थिति है नहीं। तो नाच गाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, आंदोलन कभी भी हो उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। वो अगर आप लड़ाई लड़ते हो अपने अधिकारों की, अपने हितों की, अपनी ज़रूरतों की, अपने साथ जो जुल्म हुआ है या जुल्म और सितम हुए हैं उनको लड़ने के लिए आपको अपने आप ही मंच बनाना है, अपने आप ही मंच संभालना है, खुद को ही खुद के द्वारा ही लीड करना है। बाहर से आके जो अभ्यर्थी है ही नहीं वो आपको लीड करें, वो आपकी पीड़ा क्या समझेंगे भाई? उन्होंने परीक्षाएं दी नहीं, वो किसी गरीब घर से रहे नहीं जिन्होंने ये दंश झेला होगा, वो आपकी पीड़ा क्या समझेंगे? तो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों को नेतृत्व मत सौंपो अपना, उनको अपना मंच मत सौंपो और ये नाच गाना मत करो भाई। अगर आप गंभीरता से, प्रतिबद्ध और ईमानदारी हो के अंतिम रूप से, निर्णायक रूप से, अस्थायी रूप से इन भर्ती घोटालों को बंद करवाना चाहते हो तो पहले खुद को प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, साफ और प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा। वाकई में आपके अंदर अगर ज्वाला है तो उसे ज्वालामुखी बन के फटना पड़ेगा और जलाना पड़ेगा भ्रष्टाचार के इस काले साम्राज्य को। वाकई में आपके अंदर अगर तूफान है तो वो तूफान उठना पड़ेगा, उठना चाहिए सैलाब बन के, ताकि वो भ्रष्टाचार की इस काले साम्राज्य को हमेशा के लिए बहाले खत्म कर दे। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बार बार चले जाओगे, आप भर्तियां में घोटाले होते रहेंगे, आप बार बार 2-4 दिन के लिए चिल्लाते रहेंगे, आपके आगे आपके जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो आपको लीड करेंगे, फिर वो आपके अपने राजनीतिक कुत्सित संकीर्ण और निकट स्वार्थों के लिए आपकी भीड़ का भी और आपका भी उपयोग करेंगे। फिर ये घोटाले बढ़ने के बजाय, रुकने के बजाय और बढ़ते जाएंगे, लगातार बढ़ते जाएंगे विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न माध्यमों के द्वारा। तो मैं बोलता हूँ लड़ाई लड़िए, एक बार में लड़िए और उसको कम से कम अंजाम तक पहुंचाइए। भाई अंजाम तक दूसरे भगत सिंह ने कहा है कि दूसरों के कंधों पे तो मुर्दा बन के जाया जाता है। इसलिए ये जो आप लड़ रहे हो ना, अपने दम पे, अपने ढंग से और अपने तरीके से लड़ो भाई। आप अपना नेतृत्व खुद करो। कोई बाहर से आके जो न तो अभ्यर्थी है, न वो स्टूडेंट है, नहीं वो बेरोजगार है, एक प्रकार से पूर्ण बेरोजगार, तो वो आपके आंदोलन को क्या कैसे लीड करेगा भाई? समझ से परे है ना। उस बात को सोचिए, उसको नाच गाने का मंच मत बनाइए, मत बनने दीजिए कि आप बीच में नाच गाना भी चल रहा। मनोरंजन क्या होता है यार? मनोरंजन के लिए वो जगह है क्या? हर चीज के लिए समय काल परिस्थितियां और जगह अपने हिसाब से होती है ना। मनोरंजन के लिए कोई वो मेला है, वहां पे उत्सव हो रहा है, या फिर वो शादी ब्याह है, क्या है वो मनोरंजन के लिए बताओ। मैं वीडियो दिखा चुका हूँ नाच गाने चल रहे। पहले 2018 में भी ऐसी स्थितियां देखी थी, मेरी बहस भी हुई थी वहां पे, और मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि कुछ लोग पिए हुए भी थे, वो मेरे से उलझ पड़े थे वहां। मुझे लगा ही नहीं ये अभ्यर्थी भी हैं, या फिर मुझे लगा ही नहीं ये स्टूडेंट हैं या अभ्यर्थी हैं। मुझे तो ये लगा कि सिर्फ पता नहीं कहाँ से आए, क्या करने यहाँ पे आ रखे हैं। निश्चित रूप से वो राजनीति ही चमकाने आए होंगे, पता नहीं क्या इनका मकसद रहता, मेरी समझ में आता नहीं है। दिन में छात्र आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, मुंह लटकाए उनकी बातें सुनते हैं, वो बोलते हैं चलो सचिवालय चलो, चलो विधानसभा चलो, चलो मुख्यमंत्री आवास चलो, उनके पीछे पीछे जाते हैं, वो नारे लगाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, मंच संभालते हैं। जिन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है वो मुंह लटकाए सुनते हैं और उनके सहारे पे उनके पिछलग्गू बन के, उनकी कठपुतली बन के, उनकी
क्या कह सकते हैं कि उनके इशारों पर ही वो मोह लटकाए वो चलते हैं, भीड़ और भेड़ बनकर। तो ये ठीक बात नहीं है भाई। ऐसे में तो कोई क्रांति अंजाम तक पहुंचेगी, न अंतिम और अस्थायी और निर्णायक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी। क्रांति का बात ही अलग होती है यार। जिन्होंने क्रांति लड़ी है, फिदल कास्त्रो, चे गुवेरा से लेकर स्टालिन से लेकर, उन लोगों से पूछिए ना, जिन्होंने 7-7 दिन भूखे रह के भी लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, जद्दोजहद लड़ी, घर परिवार तबाह हो गए तब भी जंग लड़ी। न कई बार गोलियों से उन्होंने अपने हाथ पांव भी गंवाए, फिर भी वो रुके नहीं, झुके नहीं, बल्कि 10 गुना ज्यादा जोश उत्साह के साथ लड़ते रहे। उनसे सीखिए ना, तभी तो वो देश आज आगे हैं। वहां अगर लोग शहादतें नहीं देते और क्रांति को क्रांति की तरह से नहीं आगे बढ़ाते, और क्रांति तो वो जो क्रांति, तो आप किसी की कठपुतली मत बनिए। आपकी डोर अपने हाथ में होनी चाहिए। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी लाइबिलिटीज खुद तय करनी होगी। खुद के द्वारा ही लीड करना पड़ेगा, अपने तरीके से, अपने ढंग से और अपने मंच के द्वारा। तब जाके ही ये चीजें रुक सकती हैं हमेशा के लिए, नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। ये काला साम्राज्य, भ्रष्टाचार की जो ये काली करतूतें हैं, काली कारस्तनियाँ इन लोगों की हैं, वो सदैव आप पे हावी रहेगी। और सिर्फ आपका मंचों का उपयोग राजनीतिक संकीर्ण क्षुद्र और कुछ स्वार्थों के लिए किया जाएगा, उससे बढ़कर और कुछ होगा नहीं। आप इधर भी लूटेंगे, यहाँ भी लूटेंगे, वहाँ भी लूटेंगे, सब तरफ से आपको लूटा पीटा ही जाएगा। कहीं आपको भावनाओं से खिलवाड़ किया जाएगा, तो कहीं आपके दिमाग से खिलवाड़ किया जाएगा। मारे जाएंगे दोनों तरफ। इसलिए आगे बढ़िए और अपने आक्रोश को एक सकारात्मक दिशा देते हुए, आक्रोश को एक ज्वाला को ज्वालामुखी बनाते हुए और तूफान को सैलाब में बदल के इस प्रकार कहर ढाइए भ्रष्ट व्यवस्था पे कि वो हमेशा के लिए ही मिट जाए। और अपनी जिम्मेदारी जागरूकता के साथ, जवाबदेही जिम्मेदारी अपने सिर लीजिए, अपने कंधों पे लीजिए। और जिनके साथ नाइंसाफी हुई है वो कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला के एकजुट, एक मत होके एक मंच पे आए, लड़ाई लड़ें। अपने मंचों का उपयोग आप राजनीतिक स्वार्थों के लिए होने मत दीजिए। राजनीतिक तत्वों के हाथों अपनी लगाम मत सौंपिए। जो लोग न अभ्यर्थी हैं न स्टूडेंट है, उनको अपना पदाधिकारी मत बनाइए, उनको उनके मंच के तले मत लड़िए। आप छात्र हैं तो छात्र संगठन बनाइए। अगर आप बेरोजगार हैं, वाकई में अभ्यर्थी हैं, तो अभ्यर्थियों का संगठन बनाइए। और मुझे तो ये लगता है ये बेरोजगार संगठन बना रखे, पता नहीं कितने क्या बना रखे, बहुत सारे अलग अलग। क्या ये आपकी उसकी में जो ज्यादातर पदाधिकारी हैं वो तो अभ्यर्थी, न तो अभ्यर्थी हैं वो, न स्टूडेंट हैं भाई। वो आपकी लड़ाई क्या खाक लड़ेंगे? या कांग्रेसी भी जो आपके मंच पे आते हैं, अन्य दलों के भी आते हैं, वो क्या खाक लड़ेंगे? उन्होंने न कभी परीक्षाएं दी हैं, न वो इतने गरीब घरों से आते हैं, गांव और रिमोट और इंटीरियर और रूरल एरिया से भी नहीं आते हैं, वो गरीब घरों से भी नहीं आते हैं। तो उन्होंने ये पीड़ा जिसकी पाँव न फटे बिवाई, वो क्या जाने प्रीत पड़ा। किसी चीज की पीड़ा को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उन स्थितियों से गुजरे हों, एक बार नहीं कई बार। ये लोग आपकी पीड़ा क्या समझते हैं? अगर आप ही खुद समझने के लिए तैयार नहीं हैं, ये आपकी पीड़ा तब समझेंगे जब आप अपने दम पे, अपने ढंग से, अपनी जिम्मेदारी से अपना आंदोलन लड़ेंगे, तब ये आपकी पीड़ा शायद कुछ समझें। ये आपके साथ सहायक की भूमिका में रहें, सपोर्टर की भूमिका में रहें, लेकिन मुख्य और केंद्रीय भूमिका में इन लोगों के हाथ अपनी कमान मत सौंपिए भाइयों। फिर से आपसे मेरा विशेष अनुरोध है, ये गुजारिश है, अर्ज है या अनुरोध है, आप